हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज मैं हूं संदीप सर और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, राइट। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पिछले सारे वीडियोस में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट किया था, राइट। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कोलिजन थियरी, ठीक है। कोलिजन थियरी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि अरेनियस इक्वेशन, उसका वो पूरा छोटा सा ही डेरिवेशन है वो। और देन फाइनली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि क्यों कैटालिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, बहुत बार आपने आई थिंक सो 8-9 से पढ़ा है कि कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। शायद आपने 9th में ऐसा भी सुना होगा, किसी टीचर ने बोला भी होगा मे बी, कि कैटालिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एग्जैक्टली कैटालिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट करता है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज ही करता है। अब वो क्यों करता है, एक्चुअली कैसे होता है, ये सारी चीजें आज सारी डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। चलो गाइस, पहला टॉपिक जो हमारे इस वीडियो का है दैट इज कोलिजन थियरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन यानी क्या बच्चों? जहां पे टू मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली विच टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सो दोस रिएक्शन आर कॉल्ड टू बी बायोमोलिकुलर रिएक्शन। होपफुली आपको पता होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के टाइप्स, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, राइट। ओके, तो फिर हमें आज कोलिजन थियरी पढ़ना है बायोमोलिकुलर रिएक्शंस की, ठीक है। कोलिजन थियरी के मेजर 3 पॉइंट्स है बच्चों, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, next one is activation, that is having a minimum kinetic energy, and the third one is orientation of a reactant molecule। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। देखो बच्चों, इन अर्ली डेज ऑफ केमिस्ट्री, जनरली केमिस्ट्री ब्रांच डेवलप हो रही थी तब ऐसा माना जाता था कि कोई भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बट ऑब्वियस कोलिजन हुआ उनका, ठीक है, इसीलिए उसका नाम भी है एक्चुअली इस थ्योरी का कोलिजन थ्योरी। अगर कोलाइड हो गए, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो गई, ठीक है। वंस द कोलिजन हुआ तो रिएक्शन प्रोसीड हो गई, एंड देन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऐसा माना जाता है इनिशियली, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इन दोनों का कोलिजन होना बहुत जरूरी है। जब तक कोलिजन नहीं होगा रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। अंडरस्टूड? ऐसा माना जाता था। बट जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ी, ऐसे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ कोलिजन ये एक फैक्टर अकेला है नहीं जो कि रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो कि डेफिनेटली उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोलिजन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, नो डाउट। कोलिजन रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ कोलिजन हम लोग कंसीडर करें कि सिर्फ कोलिजन होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वन ऑफ द फैक्टर इज डेफिनेटली इज दैट इज कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बट जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दोस्तों, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे टू प्रोसीड द रिएक्शन, अगर उनके पास प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, ठीक है। क्या है प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी यानी क्या बच्चों? द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअली मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली टर्न्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर रिक्वायर्ड रिएक्शंस के लिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास नहीं है, ठीक है, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। इनफैक्ट कोलिजन भी है, कोलिजन हुआ भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, बट अगर काइनेटिक एनर्जी इनफ है नहीं टू प्रोसीड द रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर, ओके, द रिएक्शन विल नॉट गो फॉरवर्ड ओवर दैट। समझ में आ रहा है ये दोस्तों? ठीक है। तो अलॉन्ग विद द कोलिजन, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है फॉर एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट एंड देन टू कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, वो क्या है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? ठीक है। चलो समझ लो कि ये दोनों चीजें अवेलेबल है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड भी हो गए अच्छे से, राइट। इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी है जो कि रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ यानी फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तीसरा जो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बच्चों, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कोलिजन भी हो गया दोस्तों, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी है, बट अगर उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट ही बच जाएगा वहां पे, एंड इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, आप शायद डायग्राम से पता चली जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। अब ये दो रिएक्टेंट है बच्चों, ए एंड सी बी, ठीक है। ए एक रिएक्टेंट एंड सी सिंगल बॉन्ड बी एक ये रिएक्टेंट, दोनों का रिएक्शन हुआ,
ठीक है, CB के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ CB में से B will attach to A, there is a formation of a AB which having a single bond over here, और C यहाँ से सेपरेट हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, हाईलाइट कर लो रिएक्शन को। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन। ओके डन, ये हमारा रिएक्शन डन। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन जो शायद आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा, मे भी समझा भी होंगे, चलो समझ लेते हैं और अच्छे से। ये है ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये सी एंड बी, सी बड़ा पार्ट है एंड जो स्मॉलर स्फीयर या स्मॉलर सर्कल है दैट इज ऑफ बी। ठीक है, अब बच्चों कॉम्बिनेशन किसका होने वाला है, ए एंड बी का। कॉम्बिनेशन किसका होने वाला है, ए एंड बी का। तो अगर समझो ए एंड सी बी कोलाइड हुए, दोनों ए एंड बी के बीच में मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी भी है जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, बट अगर समझ लो ए के साथ या फिर ए के पास बी नहीं आया, ठीक है, ए के पास बी नहीं आया, वो सी एग्जैक्टली क्लोजर आ रहा है, रिएक्शन होगा बच्चों, रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा वापस से, क्योंकि बॉन्ड ए और सी के बीच में तो फॉर्म होने ही नहीं वाला, बॉन्ड फॉर्म होने वाला है ए एंड बी के बीच में, तो बी तो ऑलरेडी दूर है, सी क्लोजर आ रहा है, ये ए बोलेगा भाई हट हट जा तू, तेरी कोई जरूरत है नहीं, कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, भले ही यहाँ पे कोलिजन हुआ हो, भले ही अपने पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो। सो दिस सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ improper orientation। इनफैक्ट ऊपर वाला दैट इज improper orientation है। सो विल राइट ओवर हियर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, improper orientation, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज improper orientation, जहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लो बच्चों, दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, जहां पे ए है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस बी एंड सी, और सी बी आप कह सकते हैं, जहां पे बच्चों ये बी इज क्लोजर टू द ए। ठीक है, बी एक ए के क्लोजर है, हालांकि बॉन्ड जो फॉर्म होने वाला वो किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में, यानी ए बी क्लोजर आने चाहिए। ठीक है, तो हियर बी इज क्लोजर टू ए, तो डेफिनेटली बी एंड सी के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बी ए के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड ए बी एज अ प्रोडक्ट, और ये सी जो है वो सेपरेट हो रहा है। सच अ टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड द अर्लियर वन वाज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो गाइस आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हुए, उनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको कि ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ नहीं, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है नहीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो गाइज प्रोडक्ट आपको रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, जो कि ये दो डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि ए एंड सी बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, बट सी इज क्लोजर टू ए, तो फिर ए एंड सी वापस से आएंगे जरूर पास में, और वापस कोई काम के है नहीं, दोनों एक दूसरे के अलग रास्ते निकल जाएंगे, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म ओवर देयर, जैसे कि रिएक्टेंट है वैसे कि वहां पे वापस एज इट इज बचे। ठीक है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, वही ए एंड सी बी रिएक्ट हो रहा है, बट दिस टाइम बी इज क्लोजर टू ए, जो कि बी एंड ए के बीच में ही बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, तो फिर डेफिनेटली सी बी के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड बी विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द ए बी प्लस सी, सी सेपरेट हो गया। दिस सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, देन कोलिजन, और उसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है टू प्रोसीड द रिएक्शन टुवर्ड्स द कंप्लीशन टू फॉर्म्स द फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया दोस्तों? यही है कोलिजन थियरी ऑफ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अंडरस्टूड गाइस? क्लियर हो गया ये कोलिजन थियरी क्या है? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है, कभी भी कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन। एक्चुअली उस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हो दोस्तों। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है रिएक्शन सिस्टम की, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ता है। सी गाइस, ये एक सिंपल एक चेंज और कोर्स ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब समझ लो ये रिएक्शन ए एंड सी बी फॉर्म्स ए बी प्लस सी। पहले तो क्या हुआ बच्चों,
ये ए एंड बी से रिएक्ट हुआ, यही हमने एग्जाम्पल लिया था जो प्रीवियसली अभी देखा था प्रॉपर एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, दोनों का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। जहां पे द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज अबाउट टू फॉर्म, ये डॉटेड लाइन दी है यानी बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज अबाउट टू फॉर्म, और ये भी बी और सी के बीच के भी डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी इज अबाउट टू ब्रेक, ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगा है एंड बी सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने लगा है। ठीक है, तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। सच अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फाइनली बी एंड सी के बीच का जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया, ए एंड बी के बीच में वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया, ए बी एक प्रोडक्ट मिला एंड सी यहां से सेपरेट हो गया। ठीक है, जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा दोस्तों, उस रिएक्शन सिस्टम की एनर्जी जो है वो हाईएस्ट लेवल पर होगी। ठीक है, उस रिएक्शन सिस्टम की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट लेवल पर होगी। ठीक है, जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, फिर जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, न्यू बॉन्ड फॉर्म होने लगा, वापस वो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इतनी कम हो जाएगी कि वो रिएक्टेंट से भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, तभी वो प्रोडक्ट स्टेबल माना जाएगा। अंडरस्टूड? तो आप देख सकते हैं ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जहां पे रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ, समझ लो ये एनर्जी शोन कर रही है, समझ लो 10 किलो जूल, 20 किलो जूल, 30 किलो जूल, जितने कुछ भी एनर्जी हो। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा एंड देन इट फॉर्म्स टुवर्ड्स एंड इट फॉर्म्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये स्टेट को बच्चों कहते हैं एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को एक्चुअली कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पर आ गया, तब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रही किसके लिए, उस रिएक्शन सिस्टम की। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट अपीयर हुआ, देन वापस से जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने लगा एंड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट जाने लगा, एनर्जी डिक्रीज होती रही। देखो यहाँ से एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक पर आ गई, वापस से ये एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है और इतनी कम हो जाएगी जो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज एक्चुअली ऑल दैट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, जहां पे किस तरह से एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम चेंज होती है, वेरी होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ये यहाँ पे बच्चों हमें समझना है। ठीक है, अब आप बच्चों एनर्जी डिफरेंस देख लो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इस स्टेट को एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है बच्चों। तो फिर द रिएक्टेंट एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नोन एज ई डेल्टा ई, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा ई ए, दैट इज डेल्टा ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए कहा कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ई ए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंड व्हाट अबाउट दिस डेल्टा एच, द डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बच्चों हमने थर्मोडायनामिक में भी पढ़ा है। डेल्टा एच एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो सिंपली दैट इज डेल्टा एच इज द difference in enthalpies of reactant and product, that is enthalpy of reaction. Understood? So delta H enthalpy of reaction. Understood? So this is all about guys potential energy barrier. Clear हो रहा है? ठीक है, done with this, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। यहाँ पे छोटा सा एक डेरिवेशन हमें पढ़ना है, अरेनियस इक्वेशन हमें लर्न करना है बच्चों। ओके, सो अरेनियस सजेस्टेड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरीज विद द टेम्परेचर। ठीक है, अरेनियस ने सजेस्ट कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन वेरी होता है विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर वो दैट इज इक्वेशन इज गिवन एज k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पे बच्चों ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंटिंग द रेट कांस्टेंट, this EA representing energy of activation, R representing that molar gas constant की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, T is the temperature in Kelvin and what about this A बच्चों, A is known as pre exponential factor। ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कभी कभार उसको अरेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर अरेनियस फैक्टर भी कहते हैं, राइट। तो फिर द अकॉर्डिंग टू द अरेनियस the rate of reaction varies with the temperature and that is given by the equation k is equal to a into e raised to power minus ea by rt। अंडरस्टूड? ये इक्वेशन को बच्चों अच्छे से याद रखना है, ये वाले इक्वेशन को। डन? ओके, क्लियर हो गया ये चीज? आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अभी यही इक्वेशन डिफरेंट
टेम्परेचर के लिए भी देख लेंगे आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों वी आर गोइंग टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स। इस इक्वेशन को लॉग ले लेते हैं दोनों साइड से, क्या हो जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, ये देख लो, ये k that is natural log of a is equal to minus ea by rt प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। ये इक्वेशन लॉग ले लिया तो प्लस आ गया, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो डन। ओके, अगर कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग टू द बेस 10, नेचुरल लॉग जो भी है ओके, इसको अगर लॉग टू द बेस 10 में लेना है बच्चों, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है दिस वे, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, राइट, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फिर लॉग टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ea डिवाइडेड बाई 2.303 rt प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ a। अंडरस्टूड? सिंपली ये लॉग है तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, ये लॉग ऑफ a, और ये ea माइनस ea बाई 2.303 rt को हमने इस तरफ ले लिया, तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ a माइनस ea डिवाइड बाई 2.303 rt। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन दोस्तों, जो कि कहते हैं अरेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको? अरेनियस इक्वेशन। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया अरेनियस इक्वेशन भी। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे, अरेनियस इक्वेशन को ही हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक्सप्रेस करना है। ये है अरेनियस फाइनल इक्वेशन, log टू द बेस 10 ऑफ k इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ a माइनस ea डिवाइडेड बाय 2.303 rt। अब यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर कंसिडर कर लेते हैं एज अ T1 T2, और डेफिनेटली यहाँ पे रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा K1 एंड K2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो the for two different temperature, log to the base 10 of k1 is equal to log of a minus ea divided by 2.303 rt1। okay, similarly for the temperature T2, log to the base 10 of k is equal to base 10 लिखना है, लिख लेते हैं base 10, log to the base 10 of k is equal to log to the base 10 of a minus ea divided by 2.303 rt। base 10 लिखो, log to the base 10 लिखो या फिर नहीं लिखो, that is okay बच्चों, कोई इशू है नहीं। ठीक है, अगर भूल गए कभी कभार तो that is okay, कोई इशू है नहीं इसका। अब बच्चों ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया हमें सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो log टू द बेस 10 ऑफ k2 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ k1 इज इक्वल टू, अब ये देख लो, ये log ऑफ a और ये माइनस log हो जाएगा, तो माइनस log माइनस एंड प्लस ये विल गेट कैंसिल, इसलिए सीधा सीधा डायरेक्टली लिख लिया माइनस ea डिवाइड बाई 2.303, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों, माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ea डिवाइड बाई 2.303 rt1। ठीक है, अब log टू द बेस 10 ये log है k2 माइनस k1, यानी लॉगरिथम में वो डिवीजन आता है, तो log टू द बेस 10 ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू, अब ये e डिवाइड बाई 2.303 r, ये कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ठीक है, 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 ले लिया है बच्चों। ठीक है, ओके, फाइनली log टू द बेस 10 ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू e डिवाइड बाई 2.303 rt, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो t2 माइनस t1 डिवाइड बाई t1 इंटू t2। ठीक है, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2। तो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों यहाँ पे K1 एंड K2 ये क्या है, रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T2, ये दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, T1 T2 ये दो डिफरेंट टेम्परेचर है दोस्तों। ठीक है, T1 T2 क्या है, दो डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है? अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सॉरी, ये तो हो गया हमें लास्ट टॉपिक, ये जो हम लोअर क्लास से पढ़ते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट ऑन अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट ऑन ए रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, अब दोस्तों देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक रिएक्शन है 2KClO3, दैट इज पोटेशियम परक्लोरेट, react with actually undergo decomposition in presence of MnO2 2KCl plus 3O2। अगर इमेजिन करो दोस्तों, अगर ये रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने MnO2 डाला ही नहीं है, ये MnO2 हम लोग प्लेस कर ही नहीं रहे, रिएक्शन स्लोली स्टडीली आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे KCl एंड 3O2 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत टाइम लेगा ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट वंस वी ऐड दी MnO2 ओवर हियर, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे MnO2 ऐड कर लेते हैं एज अ कैटालिस्ट, अब ये MnO2 क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या करेगा ये, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड विल बी गेटिंग अ प्रोडक्ट एट द अर्लियर टाइम। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये MnO2 करता ऐसा क्या चीज है जिससे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ MnO2, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का ही ले लेता हूं। कंसिडर करो कि ये कोर्स ऑफ रिएक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी,
ये कोर्स ऑफ रिएक्शन जो हमने पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पढ़ा था, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, हाँ यही चीज को हमें हमें डिस्कस करना है। ओके ठीक है, समझ लो बच्चों कि ये रिएक्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ एंड देन ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे चला गया, वापस से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई एंड देन हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। ये कंसिडर करो बच्चों, ये हमारे लिए हमारा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे लिए ये स्टेट दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी ऐसी स्टेट जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम हाईएस्ट होगी, राइट। जब तक एक चीज याद रखना बच्चों, जब तक रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉलो नहीं करता, आई मीन फॉर्म नहीं करता, ट्रांजिशन स्टेट यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता दोस्तों, रिएक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं, ये चीज याद रखना। एंड जब जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी अपने हाईएस्ट पीक पर होगी, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके देन, तो फिर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आ गई, यानी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, फिर ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, एंड देन जैसे जैसे वो न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी कंपेयर टू द विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, बराबर है। अब यहाँ पे दोस्तों इस पर्टिकुलर लेवल पर, ओके, ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल पर ये हमें ट्रांजिशन स्टेट अपीयर हो रही है, राइट। ये अगर हम लोग ये एनर्जी, ये 0 किलो जूल, ये 10 किलो, ये 20 ऐसे डाल देते हैं, 20 40 60 80, चलो ये 100 किलो जूल ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो 100 किलो जूल इज दी, यू नो क्या कह सकता है, दैट इज दी से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द दिस KClO3 विदाउट प्रेजेंस ऑफ MnO2, ठीक है। ये एब्सेंस ऑफ MnO2 में है। वंस वी हैव एडेड द MnO2, अगर हमने MnO2 ऐड कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये जो एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट है ये जल्दी अपीयर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो। तो यही रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये आ गया और ये यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर आ गया, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, एक, ओ सॉरी, हाँ जी, ये यहाँ से आ गया और ये हमें मिल गया बच्चों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब आप दोनों देख लो तो क्या होगा, सी ओवर हियर, ये जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MnO2, जैसे ही MnO2 ऐड कर लिया, पहले एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे जल्दी अपीयर हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अपीयर हो गया, और जैसे ट्रांजिशन स्टेट अपीयर होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, फिर वो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ भागता है, बराबर है। एंड देन रिएक्शन फाइनली प्रोडक्ट आ गया। तो ये बच्चों ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं कि एक हमें एक माउंटेन क्लाइंब करना है, एक बड़ा सा पिक है और फिर लोअर पॉइंट पे एक ये यहाँ से चढ़ के इस तरफ आना है, बहुत बड़ा हाई पिक है, वो कवर करने के लिए समझो 4 घंटे लग रहे हैं, समझ लो कि उसका आधा पोर्शन ही तोड़ दिया, फिर क्या होगा, डेफिनेटली ये पॉइंट से जाने के लिए इस पॉइंट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, डेफिनेट आधा टाइम लगेगा। तो ये एक्चुअली कैटालिस्ट करता है। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी फॉर्म कर लेता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी फॉर्म कर लिया तो रिएक्शन तुरंत प्रोडक्ट की तरफ जल्दी कंप्लीशन की तरफ भागता है। इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर अपीयर हो रहा था और उसकी वजह से वापस से उसको नीचे आने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा, एनर्जी को बहुत डिक्रीज होने के लिए टाइम लगेगा, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। बट ऐसा नहीं होता जब हम लोग कोई भी कैटालिस्ट ऐड करता है। तो कैटालिस्ट टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म करता है दोस्तों, शायद आपने सुना होगा लोअर क्लास में कि कैटालिस्ट डू नॉट फॉर्म्स द बॉन्ड बट इट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, कैटालिस्ट डू फॉर्म अ टेम्पररी बॉन्ड बट वो बॉन्ड ब्रेक करके वापस से न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेता है एंड देन न्यू प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो कैटालिस्ट सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, एक टेम्पररी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फिर जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी फॉर्म हो गया, रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड ओनली, बॉन्ड कैटालिस्ट और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके आगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो गाइस यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट द ट्रांजिशन स्टेट अपीयर्स अर्ली, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अपीयर होती है, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ अर्ली स्टेट, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन अर्ली, रिएक्शन कंप्लीट जल्दी होता है, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि सॉरी
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। तो गाइज आज शायद आइडिया आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वाई catalyst increase the rate of reaction, catalyst increases the rate of reaction due to decrease in activation energy। activation energy को डिक्रीज कर दिया ना बच्चों, ये हमने पढ़ा था activation energy। ओके, डिफरेंस इन एनर्जी ये जो है ये क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट थी, बट जैसे ही कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। सो एज इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन सिस्टम, reaction will go towards the completion and that's why catalyst increases the rate of a chemical reaction। समझ गए दोस्तों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सारा थियोरेटिकल पार्ट है बच्चों जो हमने कंप्लीट कर लिया। कोलिजन थियरी, एक छोटा सा डेरिवेशन भी था एक्चुअली, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे अरेनियस इक्वेशन हमने पढ़ा। एंड एक और थियरी पार्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। तो गाइज यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है पिछले 3-4 वीडियो में, जहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ पढ़ लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हमने कंप्लीट किया। देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड देन फाइनली हमने ये जो टॉपिक कंप्लीट किया दैट इज कोलिजन थियरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो गाइस यहाँ पे ये वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे गाइस। तब तक वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।